हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र गहलोत विंग्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और विंग्स क्लासेस की बैच में बेटा हम केमिस्ट्री में जो लास्ट हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर से पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आपको बताया था 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी आते हैं 3, यानी टोटली आपके 7 नंबर की यूनिट है। आज इसमें हम और इम्पोर्टेंट जो जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक में हमने या लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था, बट आज उसके साथ हम और दूसरी चीजें पढ़ने वाले हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में सीधे सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछी जाती है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछी जा चुकी है। सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल किसे कहते हैं ये हमको समझना है। तो बेटा हम ये तो समझ चुके हैं कि इस टाइप की जो चीजें होती है या इस टाइप का जो कंपाउंड होता है उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजन यौगिक। और इन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उप सहसंयोजन बंध होता है, ये हम समझ चुके हैं। और ये भी समझ चुके हैं कि ये जो होता है वो होता है आपका सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु, और उससे जो जुड़ा होता है वो कहलाता है लिगेंड। हिंदी में इसको सहलग्नी भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था बाहर जो होता है ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के बाहर होता है, या तो ब्रैकेट के आगे हो सकता है, बाद में हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव है तो बाहर ब्रैकेट के आगे वाले हिस्से में रहेगा, और अगर वो नेगेटिव पार्ट है तो बड़े ब्रैकेट के बाद में रहेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में रहेगा, समन्वय मंडल के बाद में रहेगा, जिसको हम काउंटर आयन कहते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा ये जो होता है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में हमको समझना है। होमो होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है जनरली बेटा? होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो आपको ये देखना है कि आपका ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड जुड़ा हुआ है क्या सेम टाइप के लिगेंड है या एक ही टाइप का लिगेंड है। अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है या एक ही टाइप का लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा है, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है, जैसा कि आपको इस कंपाउंड में देखने को मिल रहा है, ये जो एमीन वाला लिगेंड है ये एक ही टाइप का लिगेंड है इस पूरे कंपाउंड में, जो किससे जुड़ा हुआ है? सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो अगर एक ही टाइप का लिगेंड जुड़ा हुआ है तो ये कहलाता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक संकुल। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे बेटा तो इसमें एक ये टाइप का लिगेंड जुड़ा हुआ है आपके सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु से, जो कि एमीन कहलाता है। दूसरा जो लिगेंड है जिसको हम क्लोरिडो बोलते हैं, या जब लिगेंड के फॉर्म में होता है इसको हम क्लोरिडो बोलते हैं, तो ये दूसरे टाइप का लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो एक टाइप का ये, एक टाइप का ये। अगर दो या हम बोलते हैं एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड अगर जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम से या केंद्रीय धातु परमाणु से, तो उसको कहा जाता है बेटा हेट्रोलेप्टिक संकुल या हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो में एक ही टाइप का लिगेंड जुड़ा रहेगा सेंट्रल मेटल एटम से, एक ही टाइप का लिगेंड जुड़ा रहेगा सेंट्रल मेटल एटम से या केंद्रीय धातु परमाणु से। और हेट्रो में दो या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, आप बोलते हो मोर देन वन, एक से अधिक प्रकार के जो लिगेंड होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स या संकुल कहलाता है हेट्रोलेप्टिक। ये कॉन्सेप्ट बेटा हमारा क्लियर, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला हम बेटे बात करेंगे बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड की। मैंने आपको बताया लिगेंड अलग अलग टाइप के होते हैं, मोनोडेंटेड, हेक्साडेंटेड, बाइडेंटेड। वो तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एक पेज के फॉर्म में बताया था मुझे मैंने आपको। ठीक है, बट कुछ और लिगेंड है जिनसे सीधे सीधे 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें एक है एम्बीडेंटेड लिगेंड, उभय दंती लिगेंड। तो बेटा यहां पर समझो एक लिगेंड एक ही है। यहां पर हमने बोला सर कि लिगेंड एक ही है, लेकिन एक ही लिगेंड में दो अलग अलग पार्ट जुड़ रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम से बारी बारी। जैसे यहां पर मैंने लिखा बेटा एम, एम का मतलब होता है मेटल या सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। तो इस वाले कंपाउंड में देख रहे हो या इस वाली कंडीशन में आप देख रहे हो कि सेंट्रल मेटल एटम से सीधे कौन जुड़ा हुआ है? आपका एन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, या फिर एन, ये जो एन है NO2 में एन जो है वो सीधे सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है। वही इसी लिगेंड को हम इस तरीके से लिखते हैं, तो जिसमें हमने लिखा है सर ONO, यानी कि यहां पर जो सीधे, इस बार जो सीधे सेंट्रल मेटल एटम से केंद्रीय धातु परमाणु से कौन जुड़ा हुआ है? तो आप बोलोगे सर ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो एक बार सीधे
एक बार केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम से सीधे कौन जुड़ा, नाइट्रोजन। दूसरी बार आपका उसी लिगेंड में से कौन जुड़ा, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन। तो अगर एक ही लिगेंड में दो डोनर एटम बारी बारी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ते हैं, बारी बारी सेंट्रल मेटल एटम से अगर दो एक ही लिगेंड में दो डोनर एटम होते हैं और वो अगर बारी बारी जुड़ते हैं तो ये कहलाता है एम्बिडेंटेड लिगेंड, उभय धर्मी लिगेंड या उभय दंती लिगेंड, जिसमें एक ही लिगेंड है, बस एक ही लिगेंड में दो डोनर एटम है, दो दाता परमाणु होने से यहाँ पर ये बारी बारी जुड़ रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु से सेंट्रल मेटल एटम से। ये हो गया बेटा एम्बिडेंटेड लिगेंड। अगला देखो कीलेट लिगेंड, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कीलेट लिगेंड कब बोलते हैं बेटा, तो यहाँ पर कोई भी हम बाइडेंटेड लिगेंड लेते हैं, तो जब हम कोई बाइडेंटेड लिगेंड लेते हैं तो कोई बाइडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से कंबाइन होकर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उस प्रोसेस को किलेटन बोलते हैं, और वो टाइप का जो लिगेंड होता है उस लिगेंड को किलेट लिगेंड कहते हैं। जब कोई बहुदंतुर लिगेंड जिसमें एक या जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित है, तो जब कोई बहुदंतुर लिगेंड किसी केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर एक चक्रीय संरचना का निर्माण करता है तो इस लिगेंड को किलेट लिगेंड कहते हैं, और ये प्रक्रिया किलेटन कहलाती है। यहाँ पर ये एक टाइप का लिगेंड है बेटा जो आपके निकिल सेंट्रल एटम या निकिल धातु परमाणु से जुड़ रहा है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर या इस स्ट्रक्चर को फॉर्म्ड कर रहा है, तो ये जो लिगेंड है आपका ये कहलाएगा किलेट लिगेंड। तो कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड अगर सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर एक साइक्लिक या चक्रीय संरचना का फॉर्मेशन करता है तो उस लिगेंड को हम बोलते हैं कीलेट लिगेंड। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु जो कि आपका निकिल है उससे जुड़कर इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो ये जो लिगेंड बेटा ये कहलाएगा कीलेट लिगेंड। अब ये हमारे लिगेंड की कहानी खत्म हुई। अगला इस चैप्टर में एक पार्ट आता है बेटा जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर, उप संयोजन संख्या, जो कि आपको निकालते आना चाहिए। यहां से क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, साथ से इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके बन जाएंगे। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते आना चाहिए, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन नंबर में ऐसा एक तो एग्जाम्पल रट नहीं सकते, क्योंकि अगर आप एक दो रट भी लोगे उससे रिलेटेड नहीं आया तो दूसरे आ गए तो फिर कैसे निकालोगे। इसलिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते आना चाहिए, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते आना चाहिए, उप सहसंयोजन संख्या निकालते आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए सर, तो आपके सामने कंपाउंड लिखे हैं। अब इन कंपाउंड में है सर कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें, तो आपको याद रखना बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। यानी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड जुड़ा है उसकी जो नंबरिंग है, जैसे यहाँ पर इस कंपाउंड की बात करूं मैं, इस कंपाउंड में आपको पता है लिगेंड ये लिगेंड या सहलग्नी है। अब इस लिगेंड या सहलग्नी की संख्या जो है जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है, यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, यहाँ पर Cn आपका लिगेंड और Cn के नीचे 6 लिखा है, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ लिगेंड, सहलग्नी या लिगेंड की संख्या। अब नंबर ऑफ लिगेंड जो होता है बेटा उसको हम सीधे कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं कह सकते, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो कह सकते हैं, लेकिन अगर बाइडेंटेड आया हेक्साडेंटेड आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमको एक तरीका है निकालने का कि जो नंबर ऑफ लिगेंड होते हैं उनको उनकी डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई करना है, जो लिगेंड की संख्या होती है उनको उनकी दंतुरता से गुणा करेंगे तो यहाँ पर उसकी उप सहसंयोजन संख्या आ जाएगी। तो हमको सर एक चीज पता है, हमने बोला सर अगर हमको इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है बेटा 6, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी डेंटिसिटी से, दंतुरता से। वो कैसे पता करे सर, वो तो हमको पता ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया बेटा कि यहाँ पर जो लिगेंड लिगेंड ये है दिए गए हैं वो लिगेंड टाइप्स के, जैसे कोई मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, कोई बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो ये हमको याद होना चाहिए कि जैसे आपका ये साइनो या साइनिडो लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, यानी एक दंतुल लिगेंड है, इसमें एक ही डोनर एटम है तो मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया। एक ही दाता परमाणु उपस्थित है तो आपने क्या बोल दिया सर, एक ही दाता परमाणु उपस्थित होने से हम बोलते हैं कि ये एक दंतुल लिगेंड है। तो हम बोलेंगे सर इसकी दंतुरता क्या हो गई, अगर ये एक दंतुल लिगेंड है तो इसकी दंतुरता हो गई 1, अगर ये मोनोडेंटेड लिगेंड है तो इसकी डेंटिसिटी हो गई 1। तो आप बोलोगे सर इसकी डेंटिसिटी या दंतुरता हो गई 1, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है तो इसकी डेंटिसिटी 1 हो गई, तो 6 × 1 करोगे तो क्या आएगा बेटा 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा बेटा 6। अब आपको सीधे याद रखना है, अगर आपको याद हो कि यहाँ पर जो लिगेंड है वो मोनोडेंटेड है, तो
तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट नंबर ऑफ लिगेंड को बोल सकते हो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड है तो हम उसके नंबर ऑफ लिगेंड को उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वही वैल्यू आ जाएगी। इसलिए आप बोलोगे सर नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। किस कंडीशन में? अगर वो मोनोडेंटेड लिगेंड है तो, अगर वो एक दंतु लिगेंड है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड को उसकी डेंसिटी या दंतुरता से गुणा कर देंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। दूसरा कंपाउंड देखो बेटा, दूसरे कंपाउंड में नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ लिगेंड हो गए 6। डेंसिटी कितनी है? तो ये एमीन होता है, इसकी डेंसिटी भी 1 होती है, इसकी दंतुरता भी 1 होती है, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आ गए बेटा? 6। ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये भी एक दंतु लिगेंड है, ये भी एक दंतु लिगेंड है, दोनों एक दंतु लिगेंड है, तो इनमें हम सीधे इनके नंबर ऑफ लिगेंड को कह सकते हैं इनकी उपसर्जन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला कंपाउंड देखो बेटा, अगले कंपाउंड में ईएन लिखा है। ईएन का क्या मतलब होता है सर? तो ईएन यहाँ पे हमने लिखा है इथाइलिन डायमाइन के लिए। इथाइलिन डायमाइन जो होता है उसको हम यहाँ पर ईएन लिखेंगे, या ईएन लिखा रहता है तो आप बोलोगे सर ये इथाइलिन डायमाइन है। अब ये कैसा लिगेंड है सर? ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये द्विदंतु लिगेंड है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे सर? क्या डायरेक्ट इसको मैं बोल दूं कि नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर? तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। आप यहां पर डायरेक्ट नहीं कह सकते हो नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू डायरेक्ट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पर आप सीधे नहीं कह सकते हो कि लिगेंड की संख्या को उपसर्जन संख्या, क्योंकि अगर आप उस हिसाब से बोलते हैं तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है बेटा? 3, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड तो 3 है। बट कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे नहीं, मैंने बताया कि इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, उसकी दंतुता से गुणा करना है, तो कैसे बोलेंगे सर? नंबर ऑफ लिगेंड कितना है बेटा? नंबर ऑफ लिगेंड है 3 इनटू इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी दंतुता कितनी है? तो आपने बोला बाइडेंटेड लिगेंड है, द्विदंतु लिगेंड है, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 2। तो 3 इंटू 2 होगा, तो यहां पर भी इसका क्या आएगा? वैल्यू 6। तो आप बोलोगे सर अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी बाइडेंटेड के लिए 2 होती है, दंतुरता द्विदंतु लिगेंड के लिए 2 होती है, तो 2 से गुणा कर दिया तो क्या हो गया बेटा? उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आ गई वापस 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गई उसकी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास है ऑक्सिलेटो आयन। ये ऑक्सिलेटो आयन जो होता है बेटा, ये भी एक लिगेंड होता है, ऑक्सिलेटो आयन इसको हम बोलते हैं। अब ये इसमें भी हम कैसे निकालेंगे सर? तो ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी द्विदंतु लिगेंड है, तो यहां पर देखो बेटा नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? नंबर ऑफ लिगेंड है 3 इनटू, हम बोलेंगे नंबर ऑफ लिगेंड 3 लिख दिया है, लेकिन इसकी डेंसिटी मल्टीप्लाई करना है, दंतुता से गुणा करना है, तो ये बाइडेंटेड है, द्विदंतुर है, तो इसकी भी डेंसिटी या दंतुरता कितनी हो जाएगी? 2। तो 3 इंटू 2 करोगे तो इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी 6। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते थे कि नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सिर्फ हम कब कहेंगे? जब मोनोडेंटेड लिगेंड होगा तब। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो हम बोल देंगे सर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो हम बोल देंगे नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। हम बोलते हैं उपसर्जन संख्या कब डायरेक्ट कह सकते हैं? जब एक दंतु लिगेंड है तो। अगर द्विदंतुर है तो 2 से गुणा कर दो, क्लियर, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आ जाएगा। तो हम इससे किसी भी कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं अगर हमको ये याद हो कि लिगेंड किस टाइप का है, मोनोडेंटेड है, डाइडेंटेड है, हेक्साडेंटेड भी हो सकता है, ईडीटीए भी हो सकता है, द्विदंतुर, एक दंतुर, षडदंतुर, कोई सा भी लिगेंड हो सकता है, हम निकाल सकते हैं। अब बेटा एक और टॉपिक होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाला तो है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक और टॉपिक होता है बेटा, वो टॉपिक होता है आपका आइसोमेरिज्म। एक और टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, आइसोमेरिज्म, समावयवता। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म हम छोटी क्लास में भी समझते बेटा। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का क्या होता है मतलब बेटा? सेम। तो आइसोमेरिज्म क्या है, समावयवता क्या है? तो आप बोलोगे सर केमिकल फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर किसी कंपाउंड में दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड लेके ही चलेंगे तब हम कंपेयर कर पाएंगे। अगर दो कंपाउंड का केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो वो कहलाता है बेटा आपका आइसोमेरिज्म, या वो कंपाउंड आपस में आइसोमर कहलाते हैं, और ये कंडीशन कहलाती है आइसोमेरिज्म। अगर किसी भी दो यौगिकों का अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र समान है किंतु रासायनिक और भौतिक गुण भिन्न है
तो आप उनको कह दोगे बेटा वो आपस में समावयवी है और ये घटना समावयवता कहलाती है। यानी क्या क्या सेम रहेगा बेटा, केमिकल फॉर्मूला सेम बट क्या डिफरेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, आइसोमेरिज्म और दो कंपाउंड आपस में आइसोमर कहलाते हैं। रासायनिक आणविक सूत्र क्या हो रहा है, समान हो रहा है, किंतु भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न है, तो ये घटना कहलाएगी समावयवी। ये घटना या फिर बोलते हैं ये आपस में यौगिक कहलाएंगे समावयवी और ये घटना कहलाएगी समावयवता। दो यौगिकों के बीच पे तुलना करके चलना है तब जाके समावयवता हमको समझ में आएगी। अगर हम देखें बेटा टाइप्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट हमारे एग्जाम के पर्पज से भी हम पढ़ रहे हैं तो दो ज्यादा पूछी जाती है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। आयनल समावयवता और हाइड्रेट समावयवता बहुत ही सिंपल है बेटा, देखो ये दो कंपाउंड लिखे हैं, दोनों कंपाउंड में आपको दिख रहा है कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, NH5 है, NH5 है, NH3 NH3 है, Br है, Br है, SO4 है, SO4 है। केमिकल फॉर्मूला सेम है, सारी चीजें उतनी ही है दोनों कंपाउंड में, इस कंपाउंड में जितनी है उतनी ही इस कंपाउंड में है, यानी जितने कार्बन जितने आपके Br होना चाहिए उतने ही है। तो केमिकल फॉर्मूला सेम है बट ये दोनों एक दूसरे में प्रॉपर्टी के मामले में दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, दोनों के गुण अलग है। यहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो रहा है। देखो एक बारी में आप देख रहे हो Br अंदर है वो लिगेंड के फॉर्म में, SO4 बाहर है वो काउंटर आयन के फॉर्म में। इसका ही दूसरा जो आइसोमर है समावयवी उसमें आपका SO4 अंदर आ गया बाहर से, SO4 अंदर आ गया और Br कहाँ चला गया बाहर, Br बन गया आप काउंटर आयन, SO4 बन गया अब आपका लिगेंड। तो यहाँ पर आपको इन दो में चेंजेस देखने को मिल रहा होगा, SO4 अंदर आया Br बाहर गया, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं फिर भी इनकी प्रॉपर्टी अलग है, इसलिए दोनों आइसोमर, ये कंपैरिजन क्या कहलाएगा, आइसोमरिज्म, फिनोनिमा कहलाएगा आइसोमरिज्म। हाइड्रेट में क्या होगा सर, दूसरी जो हाइड्रेट है इसमें आपके देखो क्रोमियम लिखा है, H2O6 लिखा है, बाहर Cl3 है। अब एक Cl3 अंदर ले आओ सर, ले आए हम एक Cl3 यार, तो बाहर कितने बचे बेटा, दो, और यहां से एक बाहर क्या जा रहा है H2O का मॉलिक्यूल, तो यहाँ कितने रह गए 5। सिया अगर क्लोरीन एक अंदर लाए तो वाटर का मॉलिक्यूल एक बाहर जाएगा, क्लोरीन दो अंदर लाए तो दो मॉलिक्यूल वाटर के बाहर चले जाएंगे। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है तो ये कंडीशन में आपकी जो आइसोमरिज्म है वो कहलाती है हाइड्रेट आइसोमरिज्म या जल योजन समावयवता, जिसमें आपको फॉर्मूला सेम देखने को मिलता है बट इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इसमें जो ये आपस में भले ही सेम सेम दिख रहे हैं बट इनमें डिफरेंट है इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में, तो ये आपस में आइसोमर कहलाएंगे और ये जो फिनोनिमा होता है इसको कहा जाता है आइसोमेरिज्म समावयवता। ये आपको याद रखना है, मोस्टली टाइम आपको ये दो टाइप की ही आइसोमरिज्म पूछी जाती है, और भी होती है बट ज्यादातर इसी में से यही पूछी जाती है। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन हमने पढ़े ये भी पूछे जाते हैं, मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है। तो बेटा ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में हम वर्नर थ्योरी और इस चैप्टर का एक जो फिक्स क्वेश्चन होता है, दो क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, तो एक तो इनमें से कोई आएगा और एक आएगा आईयूपीएससी नेम। तो हम दूसरा पार्ट जो पढ़ाएंगे, अगला जो लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें हम आईयूपीएससी नेम पढ़ेंगे इस चैप्टर के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको बाकी टॉपिक की तरह अच्छा लगेगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। फिर बाद में हम आईयूपीएससी नेम भी इसके पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचाइए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।